हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका चैप्टर 9 जिसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली जानेंगे कि सजीव क्या होता है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका आवास क्या है, आवास क्या है, कहाँ पे रहते हैं, उनका परिवेश क्या है, यही सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सजीव क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सजीव बेसिकली क्या होता है, जिसमें जान होती है, जिसमें जीव होता है, जो जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, वृद्धि करते हैं, ये 3-4 गुण उनमें होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, धीरे धीरे हमारी वृद्धि होती रहती है, हम चलते हैं फिरते हैं, सब काम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सजीव। पेड़ पौधे की अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, सजीव है। वो भी पहले छोटा पेड़ होता है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो भी वृद्धि करता है। दूसरा हमारा हो जाएगा कीड़े मकोड़े, जानवर या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो सारे क्या है, सजीव है। सजीव का एक उल्टा होता है निर्जीव, जिसको हम बोलते हैं। निर्जीव क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जिनमें जान नहीं होती, जिन्हें जीवित रहने के लिए हवा पानी खाने की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। जैसे कि पत्थर, किताब, मोबाइल, ये लोग सांस नहीं लेते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं। सूरज हो गया, चांद हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये एक निर्जीव हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है सजीव और उनका परिवेश। तो हमने सजीव के बारे में देखा कि सजीव बेसिकली क्या होते हैं और सजीव का परिवेश क्या होता है। तो जैसे अगर हम बात करें तो मरुस्थल में, तो मरुस्थल जहाँ पे बालू होता है वहाँ पे ऊँट रहते हैं, उनका परिवेश क्या है, ऊँट क्या है, एक सजीव है और उसका परिवेश क्या है, तो मरुस्थल है। पर्वत पर बकरी या याक होते हैं। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियां होती हैं जिन्हें मछुआरे पकड़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये उनका क्या हो गया, परिवेश हो गया। अलग अलग प्रकार के जो सजीव होते हैं वो अलग अलग परिवेश में रहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आवास एवं अनुकूलन। आवास जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं और अनुकूलन मीन्स उसी के अनुकूल, जहाँ पे जो सुटेबल हो, जो जानवर को रहना वहीं वो रह सकता है। ऐसा तो नहीं कि अगर हम मरुस्थल में किसी ऐसे जानवर को रखें जिसको जो बहुत ज़्यादा पानी पीता हो, और मरुस्थल में क्या होता है, पानी बहुत कम होता है, तो अगर ऐसे जंतु को जो पानी बहुत पीता है उसको अगर हम मरुस्थल में रखें तो वो जीवित रह पाएगा नहीं। तो क्या होता है कि जो सजीव होता है, जो प्राणी होता है, जो जानवर होता है, वो वहीं पे रह सकता है जो जहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो जहाँ का वो पर्यावरण है, वातावरण है, वो उसके अनुकूल है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो समुद्र और जो मरुस्थल होता है उसमें अलग अलग प्रकार के परिवेश होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऊंट और मछली की, ठीक है, एक उदाहरण से अगर हम समझते हैं कि ऊंट और मछली के बारे में, तो मछली कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है। ऊंट कहाँ पे रहता है, तो ऊंट ज़्यादातर मरुस्थल में रहता है। तो इसका कारण क्या है, मछली को पानी की जरूरत है, अगर मछली को पानी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऊंट ऊंट एक ऐसा जानवर होता है जो कि उसका जो संरचना होता है उससे मरुस्थल परिस्थितियों में रहने के लिए वो अनुकूल होता है, योग्य होता है। ऊँट के जो पैर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, जिससे उसका जो शरीर होता है रेत की गर्मी से दूर रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऊँट है इसका जो पैर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जिससे ये जो रेत है इसका, ये अगर रेत गर्म होता है तो इसका जो बॉडी होगा वो उसके गर्मी से बचा रहेगा। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है तथा मल जो होता है शुष्क होता है। उन्हें पसीना जो होता है वो भी नहीं आता है, क्योंकि शरीर से जल का हार्स बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो अगर हम बात करें जो ऊँट होता है वो मरुस्थल के लिए अनुकूलित है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। उनके जो पैर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, मरुस्थल पे चल भी सकते हैं अच्छे से, और साथ ही साथ उनको गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी।
साथ ही वो उनमें पसीना नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको पानी की भी कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इसकी वजह से मरुस्थल में एक बार वो पानी पी ले तो बहुत दिन तक वो रह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे मछली की, तो मछली क्या होती है? मछली में का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होती है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया इसके पहले वाले चैप्टर में। उनकी यह जो आकृति होती है उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है। मछली के जो पंख और पूंछ होती हैं वो भी चपटी होती हैं, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था मछली के बारे में। तो उनका जो पूंछ और पंख होता है वो चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। मछली के गिल जो होते हैं, मछली में क्या होते हैं, गिल होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें मछली की संरचना, तो वो किसके अनुकूल है? वो पानी के अनुकूल है, इसलिए वो क्या करती हैं, पानी में रहती हैं। तो अलग अलग जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग जो वातावरण होता है उसके अनुकूल वो वहां पे रहते हैं। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं तथा स्वभावों की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है वो आवास कहलाता है। तो आवास क्या होता है कि जो सजीव होते हैं वो जिस परिवेश में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आवास वो कहा जाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहते हैं। आवास का अर्थ होता है वासस्थान, घर। जैसे हम जो मनुष्य होता है वो एक घर बनाकर रहता है, वैसे ही जो जानवर होते हैं वो भी एक ऐसे जगह पे रहते हैं जिनको उनका घर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल में होता है जमीन पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। घास, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। स्थलीय आवास में क्या हो जाएगा, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलीय आवास कहा जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी विषमताएं होती है। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उनके जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के जैव घटक है। तो किसी भी आवास में जो सजीव वस्तु होती है, सजीव होते हैं, जैसे पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, वो क्या है, उस आवास में वो क्या है, जैव घटक है। और जो चट्टान होता है, जो मिट्टी होता है, जो जैसे कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो आवास के क्या होते हैं, अजैव घटक होते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है, मीन्स की निर्जीव वस्तु है। तो हमने अभी देखा कि जो जलीय वास होता है, स्थलीय वास होता है, वो क्या होता है, जैव घटक, अजैव घटक, ये सब क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिन तक सांस लेने में एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाली ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न होता है।
जो हजारों वर्ष में जो अनुकूलन होता है उससे भिन्न होता है। ये कुछ समय बाद परिवर्तन हो जाता है और छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं जो कि है विभिन्न आवासों की यात्रा। तो सबसे पहले हम कुछ स्थलीय आवास की बात करेंगे जो कि है पहला मरुस्थल। ठीक है, तो अगर हम मरुस्थल की बात करें तो हमने इसके पहले डिस्कस किया कि जो ऊंट होता है वो कहाँ रहता है, तो वो मरुस्थल में रहता है। उसके अलावा भी बहुत जानवर रहते हैं, जैसे मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी में से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी कि मरुस्थल में कौन सा ऊंट रहता है, लेकिन उसके अलावा चूहे भी होते हैं, सांप भी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अब उनका तो पैर लंबा नहीं होता है तो उनको गर्मी का एहसास हो सकता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जब तेज गर्मी रहती है दिन में तो उससे बचने के लिए वो भूमि के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही रात्रि में तापमान उसका कम हो जाता है तो वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो सांप है और जो चूहा है वो अंदर चले गए हैं, फिर कुछ देर बाद वो रात में निकल जाएंगे। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जो है कैक्टस है। ये जो पौधे होते हैं मरुस्थल में पाए जाते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां तो या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों शूल का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों में होने वाले बाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल का ह्रास में कमी आता है। नागफनी में पत्ते जैसी संरचना को आप देखते हैं, वह वास्तव में इसका तना होता है। ठीक है, जो नागफनी का पत्ती होता है उस वो जो संरचना होती है वो बेसिकली इसका क्या होता है, तना होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तन्ने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है, क्योंकि ऊपर तो सूखा रहता है तो बहुत उसका जो जल होता है बहुत नीचे तक चला जाता है ताकि वो पानी उसको मिल सके। अब हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र में जो जीव रहते हैं उसके बारे में। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे पर्वतीय आवास में जो कुछ पौधे होते हैं, कुछ वृक्ष होते हैं उसको दर्शाया गया है। कुछ यहाँ पे इमेज जो है उसमें तो अगर हम बात करें ये जो वृक्ष होते हैं वो अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं वो सामान्यतः शंक्वा आकार के होते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कुछ इस प्रकार के वो होते हैं। ठीक है, जो वृक्ष होते हैं यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में तथा इनकी जो शाखाएं होती है वो तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई की आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी जो त्वचा होती है मोटी या फर ठंड से उनको बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का जो शरीर होता है वो लंबे बालों से ढका होता है। भारी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर बढ़ते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न
ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। तो अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र की, तो यहाँ पे हवाएं चलती रहती है, बाकी ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है मरुस्थल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो शंक्वाकार के होते हैं, साथ ही जो जंतु होते हैं वो उनमें फर होता है, उनकी जो चमड़ी होती है, जो त्वचा होती है वो काफ़ी मोटी होती है, जिससे उनको ठंड से बच सकते। जैसा कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये जो कुछ जानवर है जो कि पहाड़ों पे और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है घास स्थल। ठीक है, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शरीर एवं हिरन का चित्र यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, घास स्थल पे रहने वाला जानवर है। ये भी क्या है, घास स्थल पे रहने वाला जानवर है। ये हिरन है और ये क्या है, ये शेर है। ठीक है, तो जो शेर होता है वो एक एक शेर यहाँ पे अगर हम बात करें शेर की, तो वो क्या करता है, हिरन को या फिर बहुत से छोटे बड़े जानवर को वो खाता है, भोजन के रूप में वो ग्रहण करता है। शेर का जो अगला पैर होता है उसके जो नखर होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, जिन्हें वह पदंगुलियों के अंदर खींच कर छुपा सकता है। उसका जो मटमैला शरीर होता है, हल्का भूरा रंग, शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, उसका कुछ शरीर कुछ इस तरीके से बना होता है, जिससे और ये इसका जो कलर होता है वो हल्का भूरा होता है, जिसकी वजह से ये आसपास के वातावरण में ये मिल जाता है और इससे क्या होता है कि उसको शिकार करने में हेल्प होती है। दूसरा जो जंतु है वो है हिरन, जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी, जैसे शेर हो गया, वो अपना शिकार बनाते हैं कि उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग सके। उसके कान जो होते हैं लंबे होते हैं, उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके शरीर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक स्थिति में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। ठीक है, तो कुछ ये जो थे वो स्थलीय आवास था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ जलीय आवास के बारे में। तो अगर हम बात करें जलीय आवास के बारे में, तो सबसे पहला है समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हमने चर्चा की है। दूसरे बहुत से समुद्र जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपने और आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल्ल होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्ल नहीं होते हैं और ये शरीर पर स्थित नसा द्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास होते हैं, स्वच्छ वायु जो होते हैं वो श्वसन द्वारा अंदर भरते हैं। तो इस तरह से समुद्र में बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तो मछली जैसे धारे रेखीय उनकी संरचना होती है, कुछ में नहीं होती है। और कुछ जो होते हैं जैसे डॉल्फिन और व्हेल की अगर हम बात करें तो उसमें गिल भी नहीं होता है, जिससे वो लोग जल के अंदर सांस नहीं ले सकते, इसलिए वो कभी कभी क्या करते हैं, बाहर आकर सांस लेते हैं। नेक्स्ट है तालाब एवं झील। तो अगर हम बात करें अब तालाब और झील की, तो
जो तालाब और झील होता है उसमें कैसे जानवर रहते हैं, और कैसे यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, तो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं। तो जो अगर हम बात करें स्थलीय पौधों में, तो उसमें क्या होता है, जड़ जो होती है मिट्टी से जल और खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। लेकिन अगर हम जलीय बात करें, जलीय पौधों की, तो उसके आकार जो होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। ठीक है। इन पौधों का जो तना होता है वो लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं, मीन्स पूर्णतः डूबे रहते हैं, और ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती है, ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है। तो जो तालाब में रहते हैं जो पौधे, वो उन्हें उसी के अनुकूलन रहते हैं। ठीक है। मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद जो होते हैं, जो पीछे वाला जो पैर होता है, वो लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जलयुक्त पदांगुलियां होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। तो इस तरीका से तालाब में रहने वाले जो जीव जंतु है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि वो कैसे रहते हैं, उनका परिवेश क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारे आसपास के जीव। तो हमने जो भी अलग अलग आवास में अलग अलग जो जीव जंतु है उसके बारे में हमने चर्चा की। हम जानते हैं कि जो कुर्सी होता है, मेज होता है, पत्थर होता है, अथवा एक सिक्का जो होता है वो सजीव नहीं होता है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे सभी जो जीव होते हैं वो सजीव होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता है। हम कहते हैं कि पौधे सजीव होते हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस जो है वो चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो। तो इसका क्या अर्थ है कि बादल सजीव है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव और सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थ से अलग करते हैं? तो अब हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या होता है जिससे हम पहचान सकें कि वो कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है। क्योंकि अगर हम एक बात बोले कि वो जो सजीव होते हैं वो चल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे तो सजीव होते हैं बट वो नहीं चल सकते। तो हम किसी एक विशेषता पे उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं सजीव और निर्जीव की। तो अब हम बात करेंगे कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सजीव है, कौन निर्जीव है। तो क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि सभी जो जीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? तो अगर हम बात करें कि जो वृद्धि होती है वो सभी जीवों में होती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है। जो निर्जीव होते हैं उसमें क्या होता है, वृद्धि नहीं होता है। लेकिन जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उसमें वृद्धि होता है। जो जंतुओं के बच्चे होते हैं वो भी वृद्धि करके वयस्क हो जाते हैं। हमने ये देखा है कि जो कुत्ते के पिल्ले होते हैं वो भी वयस्क होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे जानवर भी होते हैं, उसका जो वृद्धि होता है वो होते रहता है। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा, जो मुर्गी का जो बच्चा होता है वो वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न आकार प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि जो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे अंडा से मुर्गी बनता है या मुर्गा बनता है। जो शिशु होता है वो
बड़े होकर एक इंसान बन जाता है, बड़ा वयस्क इंसान बन जाता है। तो इस तरीका से जो सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, वो विकसित होते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं धीरे धीरे। उसके बाद क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो अगर हम बात करें श्वसन की, तो अगर हम अपनी बात करें तो श्वसन के बिना क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु जो होता है वो शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं में भी श्वसन प्रक्रिया होती रहती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, ठीक है। मछली जो होता है वो गिल के द्वारा सांस लेती है। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत अधिक होती है। तो अगर हम बात करें तो जो पौधे होते हैं वो भी श्वसन करते हैं सुबह के टाइम और या फिर रात के टाइम, मतलब हमेशा 24 घंटा वो सांस लेते रहते हैं। तो वो लोग भी नॉर्मल जैसे इंसान होता है वैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं और फिर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब वो खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा, तो वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो श्वसन वो लोग लेती हैं ऑक्सीजन का उससे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या सभी सजीव जो होते हैं उद्दीपन की प्रक्रिया प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हों तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंख स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है, जब तक कि वे तेज क्षण के लिए जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन की प्रक्रिया होती है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। खाना देते समय जंतु जो होते हैं उनके व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो क्या करती है? जब उंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, उसमें भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती रहती है। अब अगर हम बात करें पौधों में, तो कुछ पौधों के पुष्प जो होते हैं केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त होने के बाद बंद हो जाते हैं। जो छुई मुई होते हैं, जो गोल मेहंदी के पौधे होते हैं, उसकी जो पत्तियां होती है छूने पे अचानक मुरझा जाती है फिर सिकुड़ जाती है। ये क्या है? ये पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है, ठीक है। तो जो सजीव होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी होती है। नेक्स्ट है सजीवों में उत्सर्जन। सभी जीव भोजन करते हैं। जीव इसी ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता है। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन का प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधे में उत्सर्जन होता है जैसे कि मनुष्य
मनुष्य में उत्सर्जन होता है, जीव जंतु में उत्सर्जन होता है, तो क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? तो हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन होता है, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। पौधों में कुछ हानिकारक अथवा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होते हैं। उत्सर्जन जो होता है वो सजीवों का दूसरा एक सामान्य लक्षण होता है, जो कि होता ही है, क्योंकि वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो उत्सर्जन भी करेंगे ही। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो अगर हम बात करें सभी जीवों के प्रजनन की, तो क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीर जो घोंसले होते हैं उसमें वो देखे हैं? वे नीर में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिससे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु जो होते हैं शिशु को जन्म देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, कुछ जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को शिशु को जन्म देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अंडे को क्या करते हैं, उसमें वो अंडे देते हैं बच्चे के रूप में, ठीक है। और उससे जो अंडे से होता है कुछ समय बाद फिर छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। जंतुओं की तरह विभिन्न पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके फिर उन्हें पौधे उगा सकते हैं। तो एक पौधे से छोटे छोटे पौधे भी बनते हैं, उनके बीज होते हैं, उनसे पौधे बनते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक तरह से वो प्रजनन कर रहे हैं। कुछ पौधों के बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। तो इस तरीका से पौधे भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या सभी जीव गति करते हैं? तो अगर हम बात करें तो पौधे जो होते हैं, अगर हम पौधे की बात करें, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य तो गति करता है, इधर उधर जाता है। जंतु भी जो होते हैं वो गति करते हैं, इधर से उधर वो लोग गमन करते रहते हैं। लेकिन अगर हम पौधे की बात करें तो पौधे भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज और संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे भाग संवहित होते रहता है, ठीक है। तो इस तरीका से ये क्या होता है, इसमें ये जो पौधे होते हैं वो अगर हम देखें तो जैसे मनुष्य चलता है वैसे तो नहीं चलते हैं, लेकिन उनमें जो पौधे में जो अगर बात करें जल, खनिज और संश्लेषित खाद्य पदार्थ होते हैं वो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जाते रहते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें निर्जीव वस्तु की, ये तो सजीव हो गया, हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते हुए देखते हैं। बांस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा कुछ अन्य वस्तुएं इसके उदाहरण है। ये सब क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव है, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीवों की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजाति हजारों वर्ष तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर अपना संतान उत्पन्न करे। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति अब तभी अस्तित्व में आती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होते रहता है। तो हमने देखा कि ये जो जितने भी हमने यहाँ पे विशेषताएं देखी, गति करना, प्रजनन करना, ये सारे अगर हम बात करें तो ये सारे क्या होते हैं, सजीवों में होते हैं। निर्जीव में कुछ जो होते हैं जैसे कि वो गति कर सकते हैं, जैसे बस का हमने उदाहरण लिया, कार का उदाहरण लिया, तो ये क्या है, गति कर सकता है। लेकिन अगर हम सजीव की बात करें तो कि सजीव क्या होते हैं, तो सामान्यतः जो सजीव होते हैं उसमें ये सभी लक्षण पाए जाते हैं जिसकी हमने चर्चा की। परंतु निर्जीव जो होते हैं वस्तुओं में, वो उसमें सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। मीन्स कि अगर वे गति कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सजीव ही हो, वो निर्जीव भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें श्वास लेने की प्रक्रिया, वो सांस नहीं ले सकते हैं। दूसरा कि वो प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सजीव की तो वो सारे लक्षण जिसके बारे में हमने चर्चा की, वो अगर सारे लक्षण पाए जाते हैं तो वो सजीव है। और निर्जीव क्या होंगे, तो निर्जीव में कोई लक्षण नहीं भी दिख सकता है, कुछ लक्षण जो है वो एक दो दिख सकते हैं। तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सजीव है, वह वो निर्जीव भी हो सकता है। तो इस तरीका से हमने डिस्कस किया
कि जितने भी टॉपिक्स था इसमें हमने डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास के में एक साथ रह सकते हैं। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है उसे अनुकूलन कहते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय और जलीय आवास में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती है। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वह श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन और वृद्धि एवं गति करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आवास किसे कहते हैं? तो किसी जीव का वह परिवेश जिस पर वह रहता है उसे क्या कहा जाता है? आवास कहलाता है। आवास जीवों को भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो कैक्टस जो होता है मरुस्थल में जीवित रहने के लिए उसमें बहुत से प्रकार जो है वो अनुकूलित, उसके अकॉर्डिंग वो अनुकूलित रहता है। तो जैसे कि इसमें जो पत्तियां होती है वो कांटों का रूप में होती है, जिससे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि बहुत कम होती है। दूसरा है कि इसका जो तना होता है वो हरा और मांसल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है और जल संचय करता है। तीसरा है कि जो तन्ने होता है उसमें मोटी मोमी परत होती है जो जल के संरक्षण में सहायता करती है। चौथा है कि इसकी जो जड़ होती है वो जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जा सकती है, जिससे जो मरुस्थल जगह होता है उसके अंदर, बहुत अंदर तक जाने से क्या होता है कि उसको जो भी जल होता है वो उसको मिल जाता है जितना उसको चाहिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या कहा जाता है? स्थलीय आवास कहा जाता है। ठीक है। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जीव जंतु रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जलीय आवास कहा जाता है। चौथा है, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के क्या है? अजैव घटक है, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? तो निर्जीव वस्तु क्या हो जाएगी? तो हल हो जाएगा, सिलाई मशीन, रेडियो, उसके बाद नाव। ये क्या है? निर्जीव वस्तु है। जो छत्रक होता है जिसको हम मशरूम भी बोलते हैं वो, और जलकुंभी और केचुआ जो है वो सजीव वस्तु है। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें से जीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। तो बस और कार की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं और इसे चलने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब कि ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हल। हल क्या हो जाएगा? वो लकड़ी का बना होता है, और जो लकड़ी होता है वो एक समय पे क्या होता है? सजीव होता है। दूसरा है यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे मक्खन की अगर हम बात करें तो मक्खन क्या हो जाएगा? दूध से प्राप्त, जो कि जंतु से मिलता है। चमड़ा की अगर हम बात करें तो वो जंतु की त्वचा से मिलता है। ऊन की अगर हम बात करें तो ऊन क्या होता है? भेड़ या बकरी के बालों से। खाद्य तेल जो होते हैं पौधे के बीज से। और उसके अलावा सेब की बात करें तो जो सेब होता है पौधे के फल, और पेड़ के रबर जो होता है पेड़ के लैटेक्स से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। तो पहला है भोजन की आवश्यकता, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वृद्धि, चौथा है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया,
पांचवा है उत्सर्जन, छठा है प्रजनन और सातवां है गति। ठीक है, नेक्स्ट है घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। संकेत, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है कि घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक होता है। तो इसका क्या कारण है कि जैसे मान लेते हैं जो शिकार होते हैं, जो जैसे कि हिरन, वो क्या करते हैं, वो अपने शिकारी जो कि शेर होता है उससे बचने के लिए और भागने के लिए तीव्र गति की जरूरत होती है। दूसरा है जो शिकारी होते हैं जैसे कि शेर, वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन मीन्स की जो हिरन होता है उसको पकड़ने के लिए उन्हें तेज गति से भागना पड़ता है। अगर उन दोनों में से एक भी अगर अपनी गति तेज गति में नहीं भागे तो एक या तो वो भूखा रह जाएगा या फिर एक मर जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हिरन जो है वो तेज गति से नहीं भागा तो उसको शेर पकड़ के खा जाएगा, जिससे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर शेर जो है वो तेज गति से नहीं भागा तो जो हिरन है वो भाग जाएगा, और जिससे क्या होगा कि जो शेर है वो भूखा रह जाएगा, और ऐसे ही कुछ दिन तक भूखा रहे तो वो मर भी जाएगा। तो इस तरीके से अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो जंतु होते हैं उनको तीव्र गति से गति आवश्यक होती है, तीव्र गति से भागना दौड़ना आवश्यक होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।